2025। Israel launched Operation Rising Lion. अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझे तो ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ आज की टेंशन नहीं है, इसका बैकग्राउंड 2600 साल पुराना है। आज का इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसी पुरानी हॉस्टिलिटी का बस एक मॉडर्न फॉर्म है, और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ये प्रोटेक्टर जो इजराइल का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था, आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। 1967 के 6 डे वॉर के बाद अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ ऑयल बाइकआउट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी ईरान इजराइल को क्रूड ऑयल सप्लाई करता रहा। लोगों को लगा कि शाह ईरान की इस्लामिक आइडेंटिटी को मिटा देगा और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कॉपी कर लेगा। उनका मैसेज बड़ा क्लियर था कि इस्लामिक रूल लाना है, वेस्ट की गुलामी हमें नहीं करनी। अब इजराइल को बस एक चीज चाहिए थी, और वो थी यूएस की ग्रीन लाइट, जो ट्रंप के आने से और भी ज्यादा आसान हो गई। सबसे बड़ा झटका दिसंबर 2024 में लगा, जब Israeli strikes on Iran's military and nuclear installations. From Russia to the Europeans and the Gulf nations, all are urging Israel to exercise restraint. 13 जून 2025 ये तारीख सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का दिन नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। दोस्तों, इस दिन इजराइल ने अपना केयरफुली प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन द राइजिंग लाइन लॉन्च किया। Israel launched Operation Rising Lion. जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट को पहले से ही खत्म कर देना, ताकि फ्यूचर के अंदर इजराइल और मिडिल ईस्ट पर कोई बड़ा खतरा ना आए। इस अटैक में तेहरान के मिलिट्री बेसिस और की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज को टारगेट किया गया। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया और इजराइल के इंपॉर्टेंट सिटीज पर मिसाइल अटैक किया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर साइट को ही नहीं, बल्कि उन टॉप ईरानियन साइंटिस्ट को भी टारगेट किया है जो इस न्यूक्लियर रिसर्च और डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ये क्लियर मैसेज था इजराइल का कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, बल्कि आपकी ब्रेन पावर को भी डिसमेंटल करना चाहते हैं। इस स्ट्राइक ने ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट किया है, जिसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो जनरल हुसैन सलामी, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ थे। इन सब के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये सब तब हो रहा था जब अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी। पर अब मिसाइल अटैक के एक्सचेंज के बाद में मुझे नहीं लगता बात आगे बढ़ेगी। अब पूरा वेस्ट एशिया एक वायलेंट साइकिल के अंदर में डाल दिया गया है, जहां से फुल स्केल रीजनल वॉर होने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों, इजराइल ने अपनी इस टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान के 3 मोस्ट क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट को हिट किया है, नतांज, इस्फहान और फोर्दो। ये तीनों फैसिलिटीज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बैकबोन है। नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी तेहरान से 220 किलोमीटर दूर है और ईरान का मेन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, जो 2003 से ऑपरेशनल है। यहाँ पर ईरान यूरेनियम को एनरिच कर रहा था और IAEA के हिसाब से प्योरिटी लेवल 60% तक पहुंच गया। ये फैसिलिटी पिछले कई सालों से इजराइल के रडार पर थी। यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ राफेल ग्रोसी ने UNSC में कंफर्म किया है कि इजराइल की स्ट्राइक ने नतांज न्यूक्लियर साइट पर ईरान के पायलट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हुआ डैमेज अब तक थोड़ा सा अनक्लियर है। इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से बहुत कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स आ रहे हैं। कोई कहता है कि मेजर हिट हुआ है, तो कोई कहता है डैमेज बहुत मिनिमल। तो एग्जैक्ट इंपैक्ट कितना हुआ है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी कि NTI के अकॉर्डिंग यहाँ 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे थे, और ये साइट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मेन नर्व सेंटर माना जाता है। कई रिपोर्ट कहते हैं कि इस्फहान ईरान के पूरे न्यूक्लियर रिसर्च नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा हो सकता है। ये फैसिलिटी सेंट्रल ईरान में 1984 में चाइना की मदद से एस्टैब्लिश की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की। ये साइट ईरान की न्यूक्लियर नेटवर्क में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड और डिफिकल्ट टू टारगेट मानी जाती है। ये प्लांट कॉम के पास पहाड़ों के नीचे बना हुआ है, और यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज यूज होता है, जो यूरेनियम को हाई प्योरिटी लेवल तक एनरिच करता है। इजराइल ने अपनी स्ट्राइक में फोर्दो को भी टारगेट किया था, लेकिन IAEA के हिसाब से इस प्लांट पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ है। IDF ने भी अभी तक फोर्दो के डैमेज के बारे में लेकर कोई सॉलिड क्लेम नहीं किया है, क्योंकि फोर्दो जैसे डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल के पास में वो हैवी ड्यूटी बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ US के पास ही अवेलेबल। फोर्दो का फ्यूचर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है, क्योंकि 2023 में IAEA ने कंफर्म किया था कि यहाँ 83.7% प्योरिटी तक एनरिच यूरेनियम के पार्टिकल मिले थे, जो 90% के बहुत करीब है, और इसी लेवल पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया जाता है। इसके अलावा सेंट्रल ईरान में लोकेटेड अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी भी इजराइल के रडार पर था।
लेकिन पहली वेव की जो स्ट्राइक है उसके बाद लगता है कि ये साइट लार्जली इजराइल के पहले अटैक से सेफ है। यहाँ पर कोई मेजर डैमेज का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। आर्क फैसिलिटी में एक हैवी वाटर रिएक्टर है जिससे वेस्ट के देश काफ़ी टेंशन में रहते हैं। रीज़न ये है कि हैवी वाटर यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का यूज़ प्लूटोनियम बनाने के लिए किया जाता है, जो यूरेनियम के अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का दूसरा रास्ता होता है। Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? Yes. He said, burn them. इस अटैक के तुरंत बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान पर स्ट्राइक को जस्टिफाई करने के लिए 1930s और 40s में हुए यहूदी नरसंहार का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि 80 साल पहले भी यहूदी कम्युनिटी नाजी रिजीम के हाथों जेनोसाइड का विक्टिम हुई, लेकिन आज का इजराइल कभी भी होने नहीं देगा कि ईरान जैसे रिजीम के हाथों एक बार फिर से यहूदियों का न्यूक्लियर जेनोसाइड हो। नेतन्याहू के हिसाब से ईरान के पास में इतना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था कि वो वेपनाइजेशन के फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था और कभी भी नो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था, और यही था इस प्री एम्पेटिव स्ट्राइक के पीछे का मेन रीजन। Time is running out. They hope we'll reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. अब चाहे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी एक दूसरे से कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन इस बात पर दोनों एक दूसरे से एग्री करते नजर आए कि इजराइल और ईरान के बीच में जो ये ऑल आउट वॉर स्टार्ट हुई है ना, ये शायद मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में बेबीलोन के गिरने के बाद में सबसे बड़ा मूवमेंट हो सकता है। नेतन्याहू ने इसे इजराइल के इतिहास के अंदर में एक फैसले का पल बताया, तो खामेनेई ने भी इक्वली स्ट्रॉन्ग वर्ड में कहा कि इस क्राइम के साथ में जियोनिस्ट रिजीम ने अपने लिए कड़वा और दर्दनाक फ्यूचर लिख लिया है। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझे तो ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ आज की टेंशन नहीं है, इसका बैकग्राउंड 2600 साल पुराना है। आज का इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है उसी पुरानी हॉस्टिलिटी का बस एक मॉडर्न फॉर्म में है। बस फर्क इतना है कि आज वेपन एडवांस हो गए हैं और स्टेक भी पहले से कहीं ज़्यादा है। और अगर आप इस पूरी कहानी को सच में समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर चलना पड़ेगा। दोस्तों 586 BC में बेबीलोन के किंग नबूकदनेस्सर II ने जेरूसलम के अंदर बना सोलोमन का टेम्पल तोड़ दिया। ये यहूदी समाज के लिए एक सबसे सीक्रेट मंदिर था। इसके बाद वो बहुत सारे यहूदियों को पकड़ के ज़बरदस्ती बेबीलोन ले गया। बेबीलोन उस टाइम मेसोपोटामिया में था, जो आज के ज़माने का इराक है, स्पेशली सदर्न इराक। लेकिन 539 BC में पर्शियन एम्पायर के फाउंडर साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को कॉन्कर कर लिया और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक डिक्री इशू किया, जिसमें यहूदी लोगों को परमिशन दी कि वो अपने घर जुड़ा या जेरूसलम वापस लौट सकते हैं और वहां जाकर अपने मंदिर को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। साइरस ने ना सिर्फ यहूदी लोगों को अपने घर जाने की परमिशन दी, बल्कि उनके लिए फुल सपोर्ट इंश्योर किया। उसने लोकल लोगों को एनकरेज किया कि वो यहूदियों की मदद करे और जो कुछ भी पॉसिबल उनको डोनेट करे, फिर चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या फिर कोई भी जरूरी सामान या एनिमल, ताकि वो वापस जाकर अपने टेम्पल को दोबारा रीबिल्ड कर सके। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो पुराने ज़माने का पर्शिया था वो आज मॉडर्न डे का ईरान है, और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 539 BC पर्शिया यानी ईरान के फाउंडर साइरस द ग्रेट ने यहूदियों यानी मॉडर्न डे इजराइल के लोगों को उनका घर वापस दिया, उनकी बेबीलोन यानी मॉडर्न डे इराक से प्रोटेक्शन की। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ, ये प्रोटेक्टर जो इजराइल का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर था, आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। Almost 40,000 refinery workers went on strike today, virtually cutting off Iran's petroleum exports. University students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100, but people in this crowd were saying and believing 7,000 had been killed. अब ये साइरस द ग्रेट वाली बात तो मान लो बहुत पुरानी हुई, लेकिन मॉडर्न एरा में भी पहलवी डायनेस्टी के टाइम जो 1925 से लेकर 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन तक पावर में थी, ईरान और इजराइल के रिलेशन बिल्कुल होस्टाइल नहीं थे। इनफैक्ट ईरान टर्की के बाद में वो दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था जिसने 1948 में इजराइल के बनने के बाद उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के रूल के टाइम पे ईरान की फॉरेन पॉलिसी एकदम से वेस्ट अलाइन थी, और कोल्ड वॉर के दौरान तो ईरान अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट नेचुरल अलाई था। इस समय इजराइल भी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, और यही कारण था कि दोनों कंट्रीज़ के जो नेचुरल इंटरेस्ट है ना वो काफ़ी अलाइन होते थे, और ये एक बड़ा कारण था जिससे इजराइल और ईरान के बीच एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल रिलेशन डेवलप हो गई। इसी दौरान 1958 में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन और टर्किश प्राइम मिनिस्टर अदनान मेंडेरेस ने मिलकर एक अलायंस ऑफ पेरिफेरी बनाया। इसके बाद ईरान, टर्की और इजराइल ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया जिसे ट्राइडेंट कहा गया। इस अलायंस के तहत में इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और आर्म्स ट्रेड, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई।
मोसाद जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है और ईरान की शावक ने मिलकर काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना स्टार्ट किया। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री एडवाइजर और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया, स्पेशली जब ईरान अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा था। तो दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। 1967 के 6 डे वॉर के बाद अरब कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ ऑयल बाइकआउट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे भी ईरान इजराइल को क्रूड ऑयल सप्लाई करता रहा। दोस्तों, ये वो दौर था जिसमें इजराइल को ईरान की ज़रूरत ज़्यादा थी, ईरान को इजराइल की उतनी नहीं थी। हमेशा इजराइल ही प्रोएक्टिव तरीके से पहल करता था रिलेशन बिल्ड करने के लिए, हमेशा इजराइल पहले इनिशिएटिव लेता था। लेकिन शाह ऑफ ईरान भी चाहते थे कि उनका रिश्ता अमेरिका के साथ डे बाय डे बेटर होता चला जाए। उस वक्त इजराइल के अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, इजराइल अमेरिका का एक ट्रस्टेड एलाय था। इसीलिए शाह ने सोचा कि इजराइल के थ्रू यूएस के साथ उनकी टाइज जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है। और ईरान का पूरा फोकस इस टाइम इजराइल के साथ अलायंस और सिक्योरिटी और ट्रेड बिल्ड करने पे लग गया। इजराइल के साथ डीलिंग के अंदर में ना वो इतना खो गया कि उन्होंने पैलेस्टीन इशू के ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब शाह के टाइम पे जो भी कुछ चल रहा था ना, वो इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से तो सही लग रहा था, लेकिन ईरान के लोग यार इसमें कुछ और ही सोच रहे थे। ईरान में शाह की गवर्नमेंट लोगों को काफ़ी ऑपरेसिव और करप्ट लगती थी, और सबसे बड़ा इशू ये था कि शाह पूरी तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में दिख रहा था। उन्होंने जो मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन का जो प्लान स्टार्ट किया था, जिसे वाइट रेवोल्यूशन बोला गया, उसने रिलीजियस लीडर, जमींदार और आम आदमी को काफ़ी हद तक नाराज़ कर दिया। लोगों को लगा कि शाह ईरान की इस्लामिक आइडेंटिटी को मिटा देगा और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को कॉपी कर लेगा। और आयरनी ये थी कि इतनी सारी ऑयल वेल्थ होने के बावजूद भी कंट्री के अंदर में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बेरोजगारी फैल रही थी, और अमीर गरीब का जो गैप है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। इससे लोगों के अंदर में गुस्सा बढ़ने लगा, और जो भी लोग प्रोटेस्ट करते, शाह की सीक्रेट पुलिस शावक उन्हें अरेस्ट करके टॉर्चर करती थी। इसी वैक्यूम के अंदर में अयातोल्ला खामेनेई का राइज हुआ। उन्होंने मॉस्क और रिलीजियस नेटवर्क के थ्रू लोगों को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। उनका मैसेज बड़ा क्लियर था कि इस्लामिक रूल लाना है, वेस्ट की गुलामी हमें नहीं करनी। और इसी नैरेटिव ने ईरान को 1979 में एक पूरी इस्लामिक रिपब्लिक आइडेंटिटी दी। शाह भाग गया और ईरान की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। Khamenei sits above all other branches of government. He commands the armed forces, appoints the heads of the judiciary, state media, and key security agencies. He holds final authority over who can run for president, and he even oversees the country's nuclear program. दोस्तों, अयातुल्ला खोमेनी एक बिल्कुल अलग किस्म के लीडर थे। वो यहूदी धर्म की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जियोनिज्म का स्ट्रॉन्गली अपोज करते थे। उनका मानना था कि जियोनिज्म एक पॉलिटिकल और कॉलोनियल एजेंडा है, जो रिलीजन का ना सिर्फ घूंघट ओढ़े हुए है। ये कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो यहूदी धर्म के नाम पर सियासी खेल खेल रहा है। खोमेनी का एंटी इजराइल स्टांस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, वो उनकी इस्लामिक रिवाइवलिज्म वाली सोच से डीपली कनेक्टेड था। उनका मानना था कि इजराइल का वजूद इस्लामिक लैंड को छीन के बनाया गया है, और इसीलिए ये सिर्फ पैलेस्टीन का कॉज नहीं है, ये इस्लाम और कुरान दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, खोमेनी के लिए पैलेस्टीन कोज इस्लाम और वेस्ट के लिए एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का सिंबल बन गया, और इसी सोच के चलते अयातुल्ला खोमेनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और लिटिल सेतन डिक्लेयर कर दिया, और अमेरिका को उन्होंने खुद ग्रेट सेतन बोला। इसी टाइम ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे के सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए। इजरायली डिप्लोमेट्स को ईरान से निकल जाने को कहा, और तेहरान में जो इजरायली एम्बेसी थी उसको पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के PLO के हवाले कर दिया। तब से लेकर आज तक एंटी इजराइल सोच इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी दोनों का कोर पार्ट बन गई है। और इसके बाद ईरान ने इजराइल से इनडायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें ईरान ने मिडिल ईस्ट के हर कोने में अपनी प्रॉक्सी खड़ी कर दी, जो इजराइल के साथ में सीधे पंगा लेगी। ईरान अब इन प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करने लगा, उन्हें वेपन और ट्रेनिंग देता, और यहाँ तक कि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा डायरेक्ट ऑपरेशनल गाइडेंस भी दी जाती थी। इन सब में ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई है हिजबुल्लाह, जो लेबनान में बेस्ड है। गाजा में ईरान सपोर्ट करता है हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामी जिहादी को, साथ ही यमन के हाउतीज को भी ईरान मिसाइल और ड्रोन देता है। ये पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है, जिससे वो इजराइल को मल्टीपल डायरेक्शन से थ्रेटन कर सकता है बिना खुद डायरेक्टली बैटलफील्ड में उतरे। इससे ईरान अपनी पावर भी प्रोजेक्ट करता है और रीजनल इन्फ्लुएंस भी मेंटेन करता है, डायरेक्टली वॉरफेयर के रिस्क के बिना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी होने के बावजूद दोनों के बीच सीक्रेट रिलेशन चलते रहे।
1980s में जब ईरान और इराक वॉर शुरू हुआ और 8 साल तक चला तो इजराइल ने सद्दाम हुसैन के इराक को खुमाने के ईरान से ज़्यादा बड़ा खतरा माना। इजराइल को लगता था कि सद्दाम हुसैन ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और रीजनल बैलेंस के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इसी सोच के चलते इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर कोवर्टली ईरान को वेपन्स और आर्म सप्लाई किए। ये सब कुछ अंडर द टेबल चलता रहा क्योंकि ओपनली तो दोनों देशों के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एनिमी ऑफ माय एनिमी लॉजिक काफ़ी कुछ डिफाइन करता है। 1990s के बाद ईरान इजराइल का सीक्रेट अलायंस खत्म हो गया और वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। The two nations that are vying, competing with each other, who will be the first to achieve nuclear weapons, is Iraq and Iran. इजराइल ने इसे अपने एग्जिस्टेंस के लिए खतरा माना। ईरान बोलता रहा कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इजराइल को डर था कि न्यूक्लियर आर्म्ड एनिमी कहीं उसके लिए खतरा ना बन जाए। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हाउदीज जैसे एंटी इजराइल ग्रुप को एक्टिवली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और 2020 तक ये राइवलरी एक शेडो वॉर में बदल गई। ड्रोन, साइबर अटैक और शिपिंग सैबोटाज तक बात पहुंच गई थी। ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया तो इजराइल ने गल्फ कंट्रीज के साथ में टाइज को स्ट्रॉन्ग किया और ईरान के नियर बॉर्डर एक्सपेंशन को रोकने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन और तेजी से चलाए। और आज गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये शेडो वॉर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले चुका है। ईरान को वीकन करने की स्ट्रैटेजी एक रात में नहीं बनी, ये पहले से ही प्लान थी। और सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उसके न्यूट्रल दिखने वाले एलाइज ने भी छुप छुप के ईरान को कमजोर करना शुरू कर दिया था। अक्टूबर 7, 2023 के हमास अटैक के बाद इजराइल ने एक मिनी रीजनल वॉर छेड़ दिया था, जिसमें गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में असद रिजीम के खिलाफ। इस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि हमास ने इंसर्जेंसी मोड अपना लिया और हिजबुल्लाह का मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा झटका दिसंबर 2024 में लगा जब सीरिया में बशर अल असद का रिजीम चला गया, जो ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में एक स्ट्रैटेजिक लिंक था। Instead, when the rebels pushed out of Idlib, his regime collapsed in less than a fortnight. इससे ईरान का पुराना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एकदम वीक हो गया। ये डिफेंस कोलैप्स के बाद में ना इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक की प्लानिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले लिया। अक्टूबर 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया तो इजराइल ने तुरंत उसका जवाब दिया। ईरान के अंदर घंटों तक सर्जिकल स्ट्राइक चला के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर फ्यूचर स्ट्राइक का रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। जहां रीजनल वॉर ने ईरान के प्रॉक्सीज और डेटरेंस को वीकन किया, वहीं अक्टूबर 2024 की स्ट्राइक ने तेहरान के इंटरनल डिफेंस को वल्नरेबल बना दिया। इजराइल ने इस मूवमेंट को हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी माना और सोचा कि अभी स्ट्राइक करो, इससे पहले कि ईरान अपना डिफेंस और रीजनल इन्फ्लुएंस वापस से बना ले। अब इजराइल को बस एक चीज़ चाहिए थी और वो थी यूएस की ग्रीन लाइट, जो ट्रंप के आने से और भी ज़्यादा आसान हो गई। और अब जब ईरान और इजराइल के बीच में ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट वॉर में बदल चुका है, तो सवाल ये है, क्या वेस्ट एशिया एक और फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये सिर्फ एक और चैप्टर है उस दुश्मनी का जो 2600 साल पुरानी है? कमेंट में आप ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।